नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। तो इस 30 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लेंगे वीडियो को। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा बाबू? तो इसका पीडीएफ हम आपको लास्ट में बताएंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग आसानी से ले सकते हैं, इसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कह रहे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए करें डॉक्टर संपूर्णानंद, की ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, की ऑप्शन सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, की ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी को याद कर लेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखते चलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन के आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो श्रम बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए करें अशिक्षा को, कि ऑप्शन बी जनसंख्या को, कि ऑप्शन सी जाति प्रथा को, कि ऑप्शन डी उद्योग धंधे की कमी को। तो किसे मानते हैं बाबू? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी अगर कमेंट में दे रहे होंगे तो बिल्कुल सही है। और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा के आंसर लगाइए। कह श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बाबू, यह भी क्वेश्चन भी है, ये ध्यान रखिएगा। कह कहानी है, कि ऑप्शन बी साक्षात्कार है, कि ऑप्शन सी निबंध है, कि ऑप्शन डी भाषण है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो याद रखिए यह एक निबंध है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को ध्यान रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। और एक बात का ध्यान दीजिए, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी अच्छे ढंग से करवाई जाती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हर चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बाबू? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। कह रहा है ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1989 को, कि 14 अप्रैल 1971, कि 14 अप्रैल 1891, कि 14 अप्रैल 1981। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न का आंसर लगाइए। करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए करें महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कि दानकुनी पश्चिम बंगाल, कि डुमराव बिहार। तो याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन करे कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए करें मैक्स मूलर को, कि ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, कि ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र को, कि ऑप्शन डी अमरकांत को। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को ही मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, मात्र 30 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? ऑप्शन ए करें भेदभाव के कारण, कि ऑप्शन बी शोषण के कारण, कि ऑप्शन सी गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो याद रखें जो जाति प्रथा है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि वह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन करे कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?
यानी जो लेखक हैं उनके दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए करें जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कि ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, कि ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, कि ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो याद रखिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक के दृष्टि में जो विडंबना की बात है बाबू, वह जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव हो, वही समाज को आदर्श समाज होना चाहिए लेखक की दृष्टि में। तो ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां का आंसर लगाएंगे। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि अंबेडकर की दृष्टि में जो भाईचारे का वास्तविक रूप है कैसा होना चाहिए? कह रहा है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, कि पानी और नमक के मिश्रण की तरह, कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह। तो याद देखिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन सी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए 11 के आंसर लगाएंगे। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते रहिएगा और इसको लास्ट तक देख लीजिएगा। मात्र 30 क्वेश्चन है, 30 को आप लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को सही बनाए हैं। आप लोग लास्ट में जरूर अपना नाम लिखेंगे। 21 के आंसर, सॉरी बच्चों 11 के आंसर दीजिए कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो 20 के दांत शीर्षक कहानी है इसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए करें कमलेश्वर, की ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, की ऑप्शन सी मोहन राकेश, की प्रेमचंद्र। तो याद रखें 20 के दांत जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन का आंसर लगाइए। करें कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो जो 20 के दांत बाबू पाठ है यह कौन सी विधा है? करें ऑप्शन ए में निबंध है, ऑप्शन बी व्यक्ति चरित्र है, ऑप्शन सी कविता है, कि ऑप्शन डी कहानी है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए यह एक कहानी है। जो 20 के दांत है वह कहानी है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट VBI है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो जो 20 के दांत कहानी है बाबू किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है व्यापारी वर्ग के, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, कि मध्यम वर्ग के। तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग के कहानियों को उजागर करती है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए 14 का आंसर लगाइए कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो जो नलिन बिलोचन शर्मा है वह पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1956 ईस्वी में बने थे। कब बाबू? तो 1959 ईस्वी में बने थे। सॉरी बच्चों 56 नहीं 59। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया है? ऑप्शन ए करें सामाजिक का, कि राजनीतिक का, कि मनोवैज्ञानिक का। तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक का जो तत्व है वो समग्रता से उभर कर आया है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए 16 क्वेश्चन लगाएंगे। कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो जो खोखा खोखी है बाबू किस भाषा का शब्द है? इसको VBI लगा दीजिएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है बंगला का शब्द है, तमिल का शब्द है, हिंदी का शब्द है, कि भोजपुरी का शब्द है? जो खोखा खोखी है वो बंगला का शब्द है, यानी बंगाल का। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी बाबू? कह रहा 7 लड़की थी, कि ऑप्शन बी 5, कि ऑप्शन सी 4, कि ऑप्शन डी 3। तो सेन साहब की कितनी लड़की थी? तो 5 लड़की थी। ऑप्शन बी आपको ध्यान रख लेना। ऑप्शन बी आपका सही है। और जो बाबू न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बाबू इस चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी और PDF भी आपको फ्री में दिया जाएगा। लास्ट में हम बताएंगे कहाँ मिलेगा PDF। 18 के आंसर देंगे। कह रहे सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है बाबू आपके एग्जाम में। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए का ड्राइवर, की ऑप्शन बी सभ्य, ऑप्शन सी मालिक, की ऑप्शन डी निर्ममता। तो याद रखें सोफर शब्द का जो अर्थ होता है ड्राइवर होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन करे कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो जो मदन है बाबू
वह किसके हाथों से पिटाता था? कर अपने माँ के हाथों से कि अपने पिताजी के हाथों से? तो याद रखिए मदन अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए और बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन को सही बनाए हैं। कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए करा गिरधर लाल ने, ऑप्शन बी मदन ने, ऑप्शन सी खोखा ने, कि ऑप्शन डी सेन साहब ने? तो किसने कही है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सेन साहब ने कहा था बाबू, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे और अपना नाम भी लिखेंगे। और आप लोग किस किस जिले से हैं आप लोग जिला का नाम जरूर लिखेंगे बाबू, जिला का नाम आप लोग जरूर लिखिएगा। 21 का आंसर लगाइए। करे कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो जो दही वाली मगम्मा कहानी है इसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए करे श्रीनिवास जी है, सुजाता है, कि सात कोड़ी होता है, कि ईश्वर है? तो जो दही वाली मगम्मा कहानी है बाबू, यह इसके जो लेखक है श्रीनिवास जी है। ऑप्शन ए को ध्यान देखिएगा। और दही वाली मगम्मा से बाबू आपका लगभग 3-4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन। कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहाँ का वाचक कहाँ के हैं? जो दही वाली मगम्मा कहानी का कथा है इसके वाचक कहाँ के हैं? कह रहा पटना के हैं, दिल्ली के हैं, कि बेंगलुरु के हैं? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिए कहाँ के हैं? तो बेंगलुरु के हैं। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन का आंसर लगाइए। करे कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा था। तो बाबू मगम्मा ने बेटा से कब होने के लिए कहा था? करे दोपहर से, ऑप्शन बी शाम से, कि ऑप्शन सी रात से, कि ऑप्शन डी सुबह से? तो याद रखिएगा दोपहर से ही अलग होने के लिए कहा था। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन। करे कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का क्या नाम था बाबू? ऑप्शन ए करे सोपपुर, कि ऑप्शन बी खिदिरपुर, कि ऑप्शन सी बैंकेटपुर, कि ऑप्शन डी रामपुर? तो याद रखिएगा जो मगम्मा के गांव का नाम था वो बैंकेटपुर था। यह क्वेश्चन मोस्ट VVI है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और बाबू आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा विषय हार्ड लगता है, उस पर हम आसानी से वीडियो बना देंगे और उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला देंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो 25 का आंसर दीजिए। करे कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? जो रगम्पा है वह कहाँ का रहने वाला था? करे सोपपुर के, ऑप्शन बी खिदिरपुर, कि ऑप्शन सी वेंकटपुर, कि रामपुर? तो रगम्पा कहाँ का रहने वाला था बाबू? तो याद रखिए वेंकटपुर का रहने वाला था। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। और आप लोग सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिखिए कि रगम्पा क्या था, यानी बाबू रगम्पा क्या था, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, हम आपका आंसर देख लेंगे कमेंट में। चलिए 26 का आंसर लगाइए। कह रहा रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता है? तो जो रगम्पा है वह मगम्मा से कहाँ मिलता है बाबू? यह भी क्वेश्चन आया है आपके परीक्षा में और आज भी सकता है। कह रहा कुआं के पास, ऑप्शन बी करे स्कूल के पास, कि चौराहे के पास, कि शिवाला के पास? तो मगम्मा रगम्पा जो है मगम्मा से कहाँ मिलता है? तो अमराई के जो कुआं होता है उसी के पास मिलता है, यानी कुआं के पास। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्वेश्चन के आंसर देंगे कि रगम्पा कौन था बाबू? यह भी क्वेश्चन VVI है। तो रगम्पा कौन था? कह रहा व्यापारी है, कि ऑप्शन बी जुआड़ी था, कि ऑप्शन सी वकील था, कि ऑप्शन डी किसान था? तो याद रखिए जो रगम्पा है एक जुआड़ी व्यक्ति था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही है और यह क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में। 28 का आंसर दीजिए। हम लोग जल्द ही लास्ट क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं और आप लोग कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। 28 का आंसर दीजिए कि मगम्मा के बहू का नाम क्या था? यानी आपके लिए मगम्मा को बहू का नाम पूछ रहा है। करे ऑप्शन ए सविता था, कि ऑप्शन बी नजम्मा, कि ऑप्शन सी कविता, कि ऑप्शन डी सवित्री? तो याद रखिए मगम्मा के बहू का जो नाम था नजम्मा था। क्या था? तो नजम्मा नाम था। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करे कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो जो दही वाली मगम्मा कहानी है बाबू किस भाषा में लिखा हुआ है? करे उड़िया में, ऑप्शन बी कन्नड़ भाषा में, कि ऑप्शन सी तमिल में, कि तेलुगु में? तो किस भाषा में लिखा हुआ है? 29 का याद रखिए कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में बाबू? तो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 का आंसर सारे बच्चे देंगे और आप लोग रुके रहिएगा, PDF बताएंगे आपको कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिखिए। BR नारायण ने
किस कहानी का अनुवाद किया है। तो जो B.R. नारायण है बाबू किस कहानी का अनुवाद किया है, इसको भी VVI लगा दीजिएगा। कह रहा है ढहते विश्वास की, दही वाली मगम्मा की, नगर कहानी का, की माँ कहानी का। तो B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो याद रखिए दही वाली मगम्मा का ही अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा। PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF बाबू जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको PDF वहीं मिल जाएगा। लिंक दिया हुआ है, PDF टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को, वो दोनों में से कोई एक पर आपको PDF मिल जाएगा। और याद रखें 7 बजे शाम को आप लोग लाइव क्लास जरूर ज्वाइन होकर करिए, क्योंकि उसमें आपका हर चीज़ लाइव डाउट क्लियर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और बाबू अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा बाबू आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तो धन्यवाद।